हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ माय चैनल। मेरा नाम औरित्रो है और आज का वीडियो है बॉलीवुड के अल्टीमेट पैरासाइट के बारे में, जिनका नाम है मिस्टर करण जौहर। तो मिस्टर करण जौहर जो है वो बॉलीवुड के पैरासाइट है। पैरासाइट क्या करते हैं, उनको खुद का कोई वो खुद खड़े नहीं हो पाते, तो वो किसी के ऊपर चढ़ जाते हैं और उस उनके भरोसे करियर में चढ़ते हैं। तो करण जौहर भी वैसे ही एक एग्जाम्पल है। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये उनका काम कह रहा है। उनके 1998 से लेके 2020 तक का जो काम है, जो काम का ग्राफ है, वो खुद बता रहा है कि ही इज अ बिग पैरासाइट। सो लेट्स एनालाइज मिस्टर जौहर्स करियर। तो ये नेपोटिज्म क्यों करता है, ये स्टार किड्स क्यों लॉन्च करता है, इसका भी एक थ्योरी मैं लेके आया हूँ। और जो लोग मैं देख रहा हूँ, काफी लोग सोशल मीडिया में बोल रहे हैं कि करण जौहर कहाँ नेपोटिज्म करता है। ही हैज वर्कड विद शाहरुख खान, हु इज एन आउटसाइडर हु हैज मेड बिग इनटू द बॉलीवुड। देखिए, उनको कुछ आता जाता नहीं है कि कौन स्टार किड है, कौन आउटसाइडर है। उनको बस पैसे बनाने से मतलब है। ये एकदम सीधा बात है। इज अ प्रोड्यूसर, इज अ बिजनेस माइंडेड पर्सन। इसीलिए आप देख लीजिए ना, जैसे बाहुबली फिल्म आई, फिर 2.0 आई, क्योंकि उसके डायरेक्टर्स जो है उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। करण जौहर वॉज नॉट इन्वॉल्व विद द प्रोजेक्ट फ्रॉम इनिशियल स्टेजेस। ही लेटर गॉट इन्वॉल्व इंटेंशनली, क्योंकि उनको पता है कि इस डायरेक्टर ने ये अच्छा काम किया होगा। सो वो वैसे करते हैं। लेकिन जब केजीएफ फिल्म रिलीज होने आई तो उन्होंने उसको सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री इज नॉट सो पॉपुलर एज तमिल एंड तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री। सो उन्होंने उसको सपोर्ट नहीं किया। तो अनिल थडानी उसको फिर एक्सेल एंटरटेनमेंट के पास लेके गया। अगर वो फ्रेश टैलेंट को सपोर्ट करते तो वो फिर केजीएफ को भी वही प्रोड्यूस प्रेजेंटर बन के उसको रिलीज करते। तो इससे साफ पता चलता है ही गोज बिहाइंड अ ब्रांड। ही विल नेवर हेल्प यू until and unless he gets help from you, because he is a parasite. So now let's start from कुछ कुछ होता है। तो उसने शाहरुख खान को क्यों लिया इस फिल्म में, ये जरा सोचिए, जरा ध्यान से सोचिए। क्यों लिया शाहरुख खान को, जो एक आउटसाइडर है? या फिर वाईआरएफ कैंप में भी शाहरुख को क्यों जगह मिला? क्यों जगह मिला, कोई रीजन तो होगा। शाहरुख केम इनटू द इंडस्ट्री इन 1992। ही वाज डूइंग अ लॉट ऑफ फिल्म्स। और मैं आपको बता दूं कि वो जो टीवी सीरियल से आए थे, उन्होंने एक टीवी, उसके पहले वो कमाल का काम कर रहे थे। वो 95 से पहले तक वो कमाल का काम कर रहे थे। उन्होंने मनी कॉल जैसे डायरेक्टर के साथ काम किया हुआ है। उन्होंने उनका उनका जो कैंप था तब, वो था कुंदन शाह, अजीज मिर्जा, उनके बड़े भाई सैयद अख्तर मिर्जा, ये लोगों के साथ वो थे जो दे आर वेरी वेरी गुड फिल्म मेकर्स। उनके साथ वो काम करते थे। कभी हाँ कभी ना, ऐसी ऐसी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में उन्होंने उस दौरान बनाई। तो उनको डर में क्यों कास्ट किया गया वाईआरएफ ने यश चोपड़ा ने उनको कास्ट क्यों किया? क्या वो पहली चॉइस थे? नहीं। पहले वो डर बना रहे थे। जो आपको बता दूं, एक ऑस्ट्रेलियन फिल्म से इंस्पायर्ड है, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। एक ऑस्ट्रेलियन फिल्म से इंस्पायर्ड है। आप लोगों को अगर यकीन नहीं होता, आप लोग जाइए वाईआरएफ के यूट्यूब चैनल पे, वहां पे उदय चोपड़ा और यश चोपड़ा का एक कॉन्वर्सेशन है। उस कॉन्वर्सेशन में उदय चोपड़ा खुद उनको बता रहे हैं कि मैंने एक फिल्म देखी, मैंने और ऋतिक रोशन और उदय चोपड़ा बहुत ही अच्छे दोस्त है, करीबी। उन्होंने एक ऑस्ट्रेलियन फिल्म देखी, जिसकी कहानी ऐसी थी कि एक आदमी बोट पे जा रहा है, अपनी बीवी के साथ हॉलीडे पे निकला है। वो अचानक एक दूसरे आदमी से मिलता है जिसकी बोट खराब हो गई है, और वो आदमी थोड़ा साइकोटिक रहता है। उनको ये लोग हेल्प करते हैं, वो इसके बोट पे चढ़ता है और फिर उसकी बीवी को पकड़ लेता है, इस आदमी को मारने जाता है। ऐसी कुछ कहानी थी। वहीं से इंस्पायर्ड होकर डर का जो सेकंड, वो लास्ट क्लाइमैक्स है, वो सब वहीं से इंस्पायर्ड है। और काफी सारा वो कैरेक्टर जो साइकोटिक कैरेक्टर, वो भी सब वहीं से इंस्पायर्ड है। तो ऐसा नहीं है कि यश चोपड़ा तो काफी इंस्पायर्ड होकर उन्होंने काम किया हुआ है। इत्तेफाक जो राजेश खन्ना के साथ उन्होंने पहली बनाई थी, वो भी इंस्पायर्ड थी। आप लोगों को पता होगा, बाहर की फिल्म से इंस्पायर्ड थी। एनीवे, वो सब मैं जानना नहीं चाहता। तो शाहरुख को क्यों कास्ट किया गया उस फिल्म में? पहले उनकी चॉइस थी आमिर खान, फिर काफी लोगों के पास वो गए, लेकिन कोई भी वो फिल्म करना नहीं चाहता था, क्योंकि वो इट वाज अ नेगेटिव कैरेक्टर। तो जब सबने दरवाजा बंद कर दिया, तब वो शाहरुख को, क्योंकि शाहरुख वाज लेफ्ट, क्योंकि यही एक आदमी है जो कर सकता है। ठीक है, ये कर रहा है, इसने नेगेटिव ऑलरेडी अंजाम किया हुआ है, तो फिर इसको ले लेता है। तो उसको ले लिया और फिर डर बनी। अब डर बनते समय शाहरुख समझ गया कि अगर मुझे बड़ा सुपरस्टार बनना है तो मुझे एक बड़े कैंप के अंडर जाना होगा। तो ही वॉज वेरी हम्बल विद यश चोपड़ा एंड एवरीथिंग, ही रेस्पेक्टेड हिम अ लॉट। और यश चोपड़ा ये खुद अपने इंटरव्यू में कहे भी है कि शाहरुख कभी पैसे की बात नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, वो आ जाता है, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे करता है। तो वो इसीलिए उनका क्लोज बन गया, आदित्य चोपड़ा का अच्छा दोस्त बन गया उस फिल्म के दौरान। और फिर उसको डीडीएलजे में उन्होंने कास्ट किया, और डीडीएलजे बहुत बड़ी हिट रही। ओवरसीज में बहुत बड़ी हिट रही, यहाँ भी बहुत बड़ी हिट रही।
एंड ही बिकेम द सुपरस्टार। उसके बाद दिल तो पागल नहीं हुआ जो और मतलब बहुत बड़ा हिट हुआ। तो ये क्योंकि शाहरुख 95 के बाद से अपने प्राइम में थे, मतलब उन्होंने काफी बड़ा बड़ा मतलब हिट दे दिया था, इसीलिए दिस इज द ओनली रीजन बिकॉज ही वॉज द नंबर वन सुपरस्टार, इसीलिए उनको कुछ कुछ होता है में कास्ट किया गया। ऐसा नहीं है कि शाहरुख को मतलब शाहरुख इज अ गुड एक्टर इसीलिए उनको लिया गया, नहीं, मतलब ऐसा करण जौहर क्यों करेंगे। और कुछ कुछ होता है कि रिक्वायरमेंट है कोई गुड एक्टर की, उसमें तो कोई भी काम कर सकता है। और शाहरुख अब जो कुछ कुछ होता है कि 25 ईयर्स में कब कंप्लीट हुआ, उसका जो एक पूरा एक सेशन हुआ जिसमें पूरा बॉलीवुड था, उसमें शाहरुख ने खुद बोला कि जब वो स्क्रिप्ट सुना रहा था करण, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज उसको कहानी पसंद नहीं आई थी। ही वॉज डूइंग द फिल्म बिकॉज करण जौहर के जो फादर है वो बहुत बड़े प्रोड्यूसर है, सो ही वॉन्ट्स टू गेट इन टू दैट कैम्प। तो उन्होंने वो फिल्म कर दिया। तब तब के जमाने में लोग कहानी नहीं देखते थे इतना, कुछ ऑडियंस इतनी इंटेलिजेंट नहीं थी, तो कुछ कुछ होता है बहुत बड़ी हिट होती। अब मैं आपको बता दूं, कुछ कुछ होता है हिट तो हुई, वो ठीक है बॉक्स ऑफिस में। उसी साल एक कमाल की फिल्म आई थी जो इंडिया में एक लैंडमार्क फिल्म है, जिसने काफी सारे फिल्मों को इंस्पायर किया, काफी सारे फिल्म मेकर्स को इंस्पायर किया, जिस फिल्म का नाम है सत्या, जिसके राइटर थे अनुराग कश्यप, सौरभ शुक्ला, और जिसको फिल्म डायरेक्ट किया था राम गोपाल वर्मा ने। और उसमें मनोज बाजपेयी थे और काफी सारे नए नए एक्टर्स थे। तो उस फिल्म को कोई अवार्ड नहीं मिला, सारे अवार्ड्स करण जौहर ने खरीद लिए, सारे अवार्ड्स। तो तब राम गोपाल वर्मा क्योंकि एक नया चेंज ला रहे थे, और राम गोपाल वर्मा अभी के जैसे नहीं थे, तब वो काफी अच्छी अच्छी फिल्में बनाते थे, तो उन्होंने करण जौहर के बारे में काफी कुछ कहा, बुरा भला, और एक टसल हो गया था उनके बीच में। और अनुराग कश्यप ने भी काफी जगह करण जौहर के बारे में उल्टा पुल्टा कहा था, और तब वो फेस चल रहा था। इसके बाद से इस विषय में मैं बात वापस आऊंगा, क्योंकि राम गोपाल वर्मा ने करण जौहर के फेवर में ट्वीट किया है और अनुराग कश्यप एकदम चुप है। ये क्यों है, थोड़ा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये आदमी जो है करण जौहर, ये बहुत ही चालाक है। ये अपने फायदे के लिए, जिनके साथ इसकी बनती नहीं है, अगर वो दूसरा आदमी सक्सेसफुल बन रहा है, तब ये जाके उससे हाथ मिला लेता है। इसका एग्जाम्पल सबसे पहला है अजय देवगन। अजय देवगन के साथ करण जौहर का कितना झमेला था आपको पता है, लेकिन करण जौहर को पता है कि अजय देवगन और रोहित शेट्टी ने मिला के ये सिंघम फ्रेंचाइज को एक बहुत बड़ा ब्रांड बना दिया। इसीलिए सूर्यवंशी के दौरान वो धर्मा प्रोडक्शन जाके उसके साथ एसोसिएटेड हो गई, और फिर ये सूर्यवंशी सिम्बा के दौरान जाके एसोसिएटेड हो गई, और सूर्यवंशी अभी बना रही है उसमें। इसके पहले आप सिंघम 1 और 2 देख लीजिए, तब उनके साथ एसोसिएटेड थी। या रोहित शेट्टी जब अपने करियर के स्टार्टिंग में गोलमाल, सिंघम, ये सारी फिल्में बना रहे थे, बोल बच्चन बना रहे थे, तब ये धर्मा प्रोडक्शन का भी उसके साथ एसोसिएटेड हुई थी। वो अजय देवगन के साथ काम करते थे, और अजय देवगन के साथ करण जौहर का बहुत झमेला था, ये सभी को पता है। पार्टीज में नहीं जाते थे, काफी बार उनका झमेला हुआ। और वाईआरएफ कैंप के साथ भी अजय देवगन का झमेला था, ये सन ऑफ सरदार और जब तक है जाके बारे में आप लोगों को सभी को पता है। लेकिन जब देखा कि इनसे प्रॉफिट हो सकता है, इनके ब्रांड से प्रॉफिट हो सकता है, तो उनके साथ जाके दोस्ती कर ली, क्योंकि काजोल उनकी अच्छी दोस्त थे करण जौहर की, तो उसके थ्रू से जाके अजय देवगन के साथ दोस्ती कर ली। अक्षय कुमार ने वाईआरएफ मतलब धर्मा कैंप में काम ही नहीं किया हुआ था। कब काम किया, जब 2015 से लेके या 2014 से मैं कहूँ कि अक्षय ने एक के बाद एक फिल्में हिट देना शुरू किया। हॉलीडे ले लीजिए, गब्बर ले लीजिए, सारी उनकी फिल्में हिट होने शुरू की। 2015 में बेबी हो गया, फिर गब्बर, फिर अब कैलकुलेट कर लीजिए टॉयलेट, फिर रुस्तम, ये सारी फिल्में हिट होने लगी एयरली फेयरली। फिर जाके करण जौहर गए उनके पास कि चलो चलो कोलैबोरेट करते। क्यों? क्योंकि अक्षय अभी उनकी काफी सारी फिल्में हिट हो गई है। अब अक्षय की 4 फिल्में पिटने दीजिए, उसके पास धर्मा अगर खड़ा रहा तो मेरा नाम आप मतलब बदल दीजिएगा, क्योंकि अक्षय कुमार अभी प्राइम में है, इसीलिए उनके साथ करण जौहर बैठे हुए हैं। समझ रहे हैं आप? ये हमेशा उसी आदमी से दोस्ती करता है जिससे उसको फायदा मिले, ये हमेशा से है। अभी चलिए आ जाते हैं, मैं अनुराग कश्यप और राम गोपाल वर्मा के बारे में बोल रहा था, वो भी थोड़ा मैं बता देता हूँ। राम गोपाल वर्मा जो रिसेंट अभी एक फिल्म आई थी भूत बोल के, तो वो जो करण जौहर की फिल्म थी, वो उनके प्रोड्यूसर थे। तो वो जो फिल्म थी, उस फिल्म का जो टाइटल है भूत, ये भूत टाइटल एक्चुअली राम गोपाल वर्मा के पास है। राम गोपाल वर्मा की एक फिल्म आई थी बहुत पहले, भूत बोल के, जिसमें उर्मिला मातोंडकर, अजय देवगन ये लोग थे, नाना पाटेकर थे। काफी अच्छी फिल्म थी और हॉरर फिल्म थी, और वो तब काफी अच्छी थी। पार्ट 2 वो वाली अच्छी नहीं है, भूत 2 भी है जो 2012 में आई थी, वो फिल्म अच्छी नहीं है, लेकिन पहली वाली अच्छी थी। तो अभी उस फिल्म का जो टाइटल है वो राम गोपाल वर्मा के पास था, जिन्होंने वो करण जौहर को दे दिया। और जब ये ट्रेलर आया था तो उन्होंने इसकी प्रशंसा भी की थी। क्यों राम गोपाल वर्मा अचानक करण जौहर के इतने डिफेंडर क्यों बन गए, जबकि एक समय करण जौहर ने सारे अवार्ड राम गोपाल वर्मा से छीने हुए हैं। इन दोनों का बहुत झमेला भी हुआ था, काफी बार ये लोग टसल भी हुए थे। क्यों?
क्योंकि रामू भी अभी चाहते हैं, रामू अभी उनका हालत आप देखिए, वो काफी सारी खराब फिल्में बनाते हैं। वो भी चाहते हैं कि अगर करण जौहर से थोड़ी बहुत दोस्ती हो जाए, उनके किसी भी तरह कोलैबोरेट किया जाए, या वो थोड़ा मेरे ट्रेलर को बूस्ट कर दे, कुछ कर दे, तो मेरा फायदा होगा। और ये फायदा ये रामू ने कहाँ देखा कि अनुराग कश्यप भी, जो एक समय ये इन पूरे बॉलीवुड के सबके बारे में बोलते थे, लिखते थे, ब्लॉग्स लिखते थे, वो भी जाके करण जौहर के साथ मिल गए। को प्रोड्यूस किया उन्होंने फिल्म हंसी तो फंसी, फिर वो शानदार, ये सारे फैंटम और धर्मा की कोलैबोरेट प्रोजेक्ट्स हैं। और जैसे ही वो कोलैबोरेट कर रहे हैं, वो बिगर स्टार्स को ले आ पा रहे हैं, तो वो समझ गया, अनुराग कश्यप समझ गया कि यार मैं छोटी छोटी फिल्में बनाता हूँ, वो किसी को समझ में नहीं आती, मतलब वो कोई देखता नहीं है, तो मुझे इन लोगों के साथ दोस्ती करनी होगी। बिफोर वासेपुर ही वॉज लाइक, मैंने ही वॉज टॉकिंग अबाउट एवरीबडी, मतलब इसको बोल रहा था, मतलब जो सच्चाई बता रहा था। और उसके बाद वो पूरा चेंज हो गया, वो डिप्लोमेटिक हो गया, बोलता है कि मैं क्यों बताऊं, अभी आप पूछिए, वो नहीं बताएगा, कुछ नहीं बताएगा वो, क्योंकि वो उनके सर्कल में जाके उसने नाम लिखाया है। और वो दूर दूर रहता है, वो अपने हिसाब से काम करता है, लेकिन उसको पता है कि अगर मैं इनसे मतलब झमेला करने जाऊंगा तो मेरा करियर भी ओवर हो जाएगा। वरना मैं आप लोग को एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब ये गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं बनी थी, अगली नहीं बनी थी, या अनुराग कश्यप का इतना नाम नहीं हुआ था, जब उनकी बस सिर्फ डीवीडी आई हुई थी, ब्लैक फ्राइडे तो अटकी हुई थी, उसके बाद सिर्फ डीवीडी आई हुई थी, तो उनके भाई ने दबंग बनाई, दबंग सुपर हिट हुए। उसके बाद में उनके भाई के साथ सलमान खान लोगों का झमेला हो गया, सलमान खान और उनके भाइयों का, अरबाज और सोहेल का झमेला हो गया। उस वक्त अनुराग कश्यप ने बोला था कि मैं देखता हूँ, अगर सलमान करियर बना, सोचता है कि मेरे भाई का वो करियर बना या बिगाड़ सकता है, तो अपने भाइयों का करियर बनाए। ऐसा उन्होंने खुद कहा था, आप लोग जाके गूगल में सर्च करके देख लीजिए। क्यों कहा था? पब्लिसिटी पाने के लिए, लाइमलाइट में आने के लिए, क्योंकि अनुराग कश्यप को तो कोई जानता नहीं था, उनकी फिल्में इतनी सी ऑडियंस देखती थी, उन्होंने गर्ल इन येलो बुड्स बनाया था। आई एम नॉट टॉकिंग ही इज अ बैड फिल्म मेकर, ही इज अ वेरी गुड फिल्म मेकर, लेकिन ये सारे जो स्ट्रेटेजीज है, ये अपने फायदे के लिए ये लोग करते हैं। तब उन्होंने कहा, वो लाइमलाइट में आए, तब वो कुछ फिल्में प्रोड्यूस कर रहे थे, शैतान वगैरह वगैरह, तो उससे वो लाइमलाइट में आ गए। अभी वो क्यों नहीं बोले? अभी उन्होंने कहा कि मेरे भाई ने जो स्टेटमेंट दिया उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं, मैं कुछ उसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अभी वो एक सिक्योर जोन में है। जैसे ये वो अभी कुछ बोलेंगे सलमान के बारे में, ये जो बाकी उनका जो दोस्त ग्रुप बना है, वो सब लोग उससे पीछे हट जाएंगे, इसीलिए वो अभी कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने अभी अपने आप को एस्टेब्लिश करके एक ब्रांड बना लिया। ये सच्चाई है। लोगों को ये सच्चाई देखनी पड़ेगी कि कौन क्या कर रहा है, उसके काम का क्या इंटेंशन है, किस इंटेंशन से वो काम कर रहा है। आंखों में पट्टी बांध के मत बैठिए सर, ये मैं दर्शकों से बोल रहा हूँ। तो ये है रामू क्यों उनको सपोर्ट करे, क्योंकि उन्होंने देखा कि अनुराग ने पहले हाथ मिला के उसको क्या फायदा हुआ है, इसलिए रामू अभी उसमें घुसना चाह रहा है। तो ये तो हुआ रामू और अनुराग का बात, वो हम लोग साइड में करते हैं। अब करण जौहर के करियर में वापस आते हैं। वो स्टार किड्स को क्यों लॉन्च करते हैं? अभी तक तो आप लोगों को सारा एग्जांपल देके मैंने समझा दिया कि वो कब किसके साथ कोलैबोरेट करते हैं, जब जिससे फायदा होता है। जब वो आदमी ऑलरेडी पॉपुलर बन जाता है, तब उसको। दिलजीत दोसांझ को देख लीजिए, उनकी पहली फिल्म धर्मा के साथ थी। पहली बार बॉलीवुड में किस फिल्म के साथ आए थे? उड़ता पंजाब, जो धर्मा की फिल्म नहीं थी, जो फैंटम की फिल्म थी। तो आप समझ लीजिए, कोई भी ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ उन्होंने पहली फिल्म बनाई हो। अब वो स्टार किड्स को क्यों लॉन्च करते हैं? इसमें उनका फायदा क्या है? अगर वो फायदा ही समझते हैं तो स्टार किड्स को लॉन्च क्यों करते हैं? ये नेपोटिज्म है क्यों? इसके बारे में जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। आज के जमाने में क्या हुआ है कि स्टार किड्स जब पैदा होते हैं, कि 2 साल का लड़का, उसका फैन क्लब बन जाता है, वो पॉटी कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये सब मीडिया लोग छाप रहे हैं। जब ये स्टार किड्स फिल्मों में आए नहीं होते, तब उसके पहले से, ये जो सारा अली खान थी, सारा अली खान फिल्मों के आने से पहले से ही हम लोगों को पता था कि सारा अली खान कौन है, क्या करती है, क्या खाती है, क्या पहनती है, क्योंकि आर्टिकल्स निकलते थे, ऑनलाइन में आता था, फेसबुक में आपका आ जाता था। क्यों? ये सब एक पीआर कैंपेनिंग होता है, जो इनके मतलब सैफ अली खान, ये लोग स्पॉन्सर करते रहते हैं, इसमें पैसा डालते हैं, और एक पूरा एक पहले से उनका एक ब्रांड बिल्डिंग, इमेज बिल्डिंग होता रहता है, जो हमें अनकॉन्शियसली हमें पता चलता रहता है। और करण जौहर को पता है, क्योंकि इनका ऑलरेडी एक ब्रांड बन चुका है, इनके पेरेंट्स ने बना दिया है। प्लस क्या है कि जब सोचिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं, कल अगर शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान वो जब लॉन्च होंगी, अगर वो करण धर्मा प्रोडक्शन से लॉन्च होती है, फायदा धर्मा को है, क्योंकि लोग थिएटर में क्यों जाएंगे? लोग जाएंगे कि शाहरुख खान की बेटी है, चलो देखने चलते हैं। पहला रिएक्शन इंसानों का यही होगा, वरना उसका जो शॉर्ट फिल्म है वो वायरल नहीं होता। कोई भी मतलब पहले लोग का इंप्रेशन है कि शाहरुख खान की बेटी है तो हम फिल्म देखने जाएंगे। इससे फायदा किसको हो रहा है? प्रोड्यूसर को हो रहा है, जो धर्मा प्रोडक्शन है। इसीलिए वो लॉन्च करता है।
वो एक बज़ क्रिएट कर देते हैं और उसी बज़ से वो कमा लेते हैं। ये एकदम सच्चाई है, इसीलिए वो लॉन्च कर रहे हैं। वो बज़ अगर ऑडियंस खत्म कर दे ना, ऑडियंस अगर उसको वो ना करे, जो कभी होगा नहीं, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग एक माया जाल में घिरे हुए, अभी तो और ज्यादा, क्योंकि अभी सोशल मीडिया आ गया। उससे ऐसी ये लोग मार्केटिंग करके ऐसा एक ब्रांड बिल्ड कर देते ना पहले से, कि आप उसे निकल ही नहीं पाओगे। मेरे को भी पता है कि लोग सोच रहे थे कि जानवी बेटर है, सारा अली खान बेटर है, जानवी बेटर है, सारा अली, तब तो कोई फिल्म भी नहीं आई थी। अरे यार, तुमको पता कैसे चलेगा कि दोनों दोनों ही वाहियात है? यार तुम सोच क्यों रहे हो? उसकी फिल्म आने तो फिर भी उसका वो करेंगे। ये लोग इंस्टाग्राम में लाखों लाख मिलियन मिलियन फॉलोअर्स, ये सारे पैसे से खरीदे हुए हैं। और ये इसीलिए करण जौहर करते हैं, ये कारण है नेपोटिज्म का। अब वो कमाए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब है? ये जो लोग कह रहे हैं कि नेपोटिज्म कर रहा है, तो ये तो हर जगह, हर इंडस्ट्री में, कि हर कोई बाप अगर कोई बिजनेस कर रहा है, आज एक बिजनेसमैन अपने बेटे को ही अपना बिजनेस में बैठाएगा ना, ये तो एकदम सही बात है, 100% सही बात है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम तब है जब तुम अपने फायदे के लिए, जो कोई नया टैलेंट, फ्रेश टैलेंट बाहर से आ रहा है, घुस रहा है, उसको तुम दबा रहे हो, तुम उसको करने नहीं दे रहे हो और अपने वाले को पुश कर रहे हो। दूसरे को रोक के अपने आप को, मतलब इसको पुश मत करो, इसको तुम पुश करो, जो मर्जी करो, करना है करो, जो करना है करो, लेकिन दूसरे को मत रोको यार। दूसरे को क्यों रोकते हो? दूसरा अपने कोशिश से, अपने मेहनत से सालों साल लगन करके आया, तुम लोग उसको मार के इसको उठा रहे हो। प्रॉब्लम यही पे है, प्रॉब्लम यहाँ है, जो आज सुशांत के साथ हुआ। ऐसा नहीं है कि आए देख रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर, ये लोग बड़े बने, वरुण धवन बड़े बने, इससे किसको क्या फर्क पड़ता है? हम तो ऑडियंस, पब्लिक पिक्चर देखेगी, उनको मजा आना चाहिए बस, एंटरटेन होना चाहिए बस। लेकिन प्रॉब्लम तब है कि जब तुम वो एक काम, कोई डायरेक्टर आया, उसका पहला प्रेफरेंस सुशांत है, तुम वो काम, ये लॉबी, वो काम उससे छीन के वो रणवीर सिंह को देती है, वो क्या अर्जुन कपूर को देती है, वो वरुण धवन को दे देती है। प्रॉब्लम इसमें है, क्योंकि बार बार तुम जब उससे काम छीन रहे हो, उसको अपने आप पे घिन होने लग रही है, वो उसका कॉन्फिडेंस दिन दिन टूट रहा है, दिन ब दिन टूटते रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इसमें। चलिए एक और विषय में आ जाते हैं, लास्ट टॉपिक, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा बन रहा है, तो मैं लास्ट एक विषय पे आ जाता हूँ, जो है कि काफी लोग कह रहे हैं कि धर्मा प्रोडक्शन ने तो काफी सारे नए डायरेक्टर्स को चांस दिया हुआ है, तो फिर कहाँ नेपोटिज्म हुआ? तो भैया आप एक बात समझ लीजिए, नए वो कभी भी किसी नए डायरेक्टर को उसने चांस नहीं दिया। नया हो सकता है, उसकी डेब्यू फिल्म है, डेब्यू फिल्म में उसको मौका दिया, उसकी पहली फिल्म बना, फीचर फिल्म जो बनाया है उस आदमी ने, वो पहला धर्मा प्रोडक्शन से बनाया है। लेकिन वो आदमी पहले बड़े बड़े फिल्मों में ऑलरेडी काम करके आया है, तभी उसको जाके धर्मा में मौका मिला है। कोई भी एग्जाम्पल उठाते चलिए, हाँ, एकदम पहले से उठाता है, जिसको उसने एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, पहला डायरेक्टर उठाता है निखिल अडवाणी। अगर निखिल अडवाणी ना होते तो कुछ कुछ होता है ना बनती, कभी खुशी कभी गम नहीं बनती। निखिल अडवाणी सबसे पहले करण जौहर के साथ काम नहीं करते थे। निखिल अडवाणी पहले सुधीर मिश्रा के असिस्टेंट डायरेक्टर थे। सुधीर मिश्रा जो काफी सारे नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं, बहुत ही बड़े डायरेक्टर है, उम्दा डायरेक्टर है, उनके असिस्टेंट थे। उनसे सारा काम सीखा, काफी अच्छे अच्छे फिल्में में वो असिस्टेंट थे। फिर जब ये कुछ कुछ होता है बना रहे थे, इनको तो पता ही नहीं था कैमरा कहाँ प्लेस करना है। आप इसका एक मतलब बिहाइंड द सीन है, कुछ कुछ होता है, वो बीटीएस जाके आप लोग देखिए, उसमें वो खुद ही बोल रहे हैं काफी जगह पे, मुझे पता नहीं है कैसे बनाते हैं फिल्म। तो एक डायरेक्टर जिसको कोई टेक्निकल नॉलेज ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है क्या करना है, वो सेट पे जाके मजाक मस्ती करता था इंडस्ट्री के लोगों के साथ, ये रानी मुखर्जी के साथ मजाक कर रहा है ये कर रहा है शाहरुख के साथ, और पूरा काम जो है निखिल अडवाणी संभालते थे। ऐसे ही काम किया। कभी खुशी कभी गम का अगर आप बिहाइंड द सीन देखिए, उसमें डिलीटेड सीन जो है, वो डिलीटेड सीन को आप कंबाइन करेंगे तो 1 घंटे का बनेगा। एक डायरेक्टर इतना सारा एक्स्ट्रा क्यों शूट करता है? एक्स्ट्रा शूट कर सकता है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। एक डायरेक्टर को साथ में एक एडिटर का माइंड भी रहना चाहिए। राजकुमार हिरानी का देखिए, बीटीएस आता है, वो कितना होता है, 10 मिनट, 12 मिनट, सब सारा फुटेज मिला के, क्योंकि ही इज अ एडिटर, ही इज अ स्किल्ड पर्सन। उनको पता है कि मुझे इतना ही शूट करना है, पैसा बर्बाद नहीं करना है। इसके पास क्या है, बाप का पैसा है, जितना मर्जी शूट करूंगा। और अमिताभ बच्चन, शाहरुख को ला रहा हूँ, इनको बोल रहा हूँ जो मर्जी करो, कर रहे हैं ये लोग भी। तो अब देखेंगे, मतलब ये कभी खुशी कभी गम का इतना सारा बिहाइंड द सीन, मतलब वो सब डिलीटेड है, मतलब वो निकाल दिया है। अगर वो नहीं निकालते, वो फिल्म मतलब थिएटर में एकदम सुपर फ्लॉप हो जाती है, वो इतनी बोरिंग बन जाती है। आपको मैं बता दूं, उसका आप लोग जाके मेकिंग देखिए, उसका भी वो यूट्यूब पे है। एक सीन है जिसमें वो शाहरुख जाके काजोल से शादी करता है,
बारिश के अंदर, उसका जो एडिट है वो पूरा निखिल अडवाणी ने किया है, क्योंकि इसके पास कोई मतलब आइडिया नहीं था। ये इसको एकदम फ्लैट एक सीन रख रहा था कि पूरा बारिश का सीन चल रहा है, शाहरुख जाके शादी करता है, कोई इंटरकट नहीं था। लेकिन अगर आप फिल्म में देखेंगे तो देयर वाज ए इंटरकट कि वो उसके पिताजी का डेथ हो गया है, शाहरुख जाके हाथ रख रहा है और इसके बीच में ही मंदिर का सीन चल रहा है शादी का। वो ऐसा नहीं था, आप देख लीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग जाके चेक कर लीजिए। तो एक डायरेक्टर को खुद ही नहीं पता कि उसकी फिल्म उसको कैसे बनानी है, कैसे एडिट करनी है, तो कितना केपेबल डायरेक्टर। निखिल अडवाणी कल होना हो के बाद क्यों निकल गए? क्योंकि उनको पता चल रहा था कि मैं यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सारा क्रेडिट ये ले रहा है। निकल होना हो, आधे लोगों को आज भी नहीं पता कि निखिल अडवाणी ने डायरेक्ट किया। सभी जो लोग जानते हैं, जो लोग पढ़ते हैं क्रेडिट, उनको पता है। बाकी लोगों को लगता है कि वो करण जौहर ने बनाई है। तो निखिल अडवाणी इसीलिए कल होना हो के बाद से उधर से वो कैंप से निकल गए। ठीक है, ये पहला, ये हुआ निखिल अडवाणी। बाकी कोई भी डायरेक्टर आप उठाए, रेंसिल डिसिल्वा, कुर्बान बनाई थी उन्होंने। रेंसिल डिसिल्वा तो काफी पहले से है, वो राइटर है, बहुत अच्छे राइटर। उन्होंने रंग दे बसंती लिखी है राकेश ओम प्रकाश मेहरा के साथ। उन्होंने अस्क लिखी थी राकेश ओम प्रकाश मेहरा के साथ। वो काफी पहले से ऑलरेडी बहुत उम्दा कलाकार रह चुके हैं। ये उनका पहला। तो और बात है कि यहाँ पे वो स्टार किड्स को या किसी भी प्रिविलेज आदमी को क्यों नहीं बिठाते ये डायरेक्शन या टेक्निकल जगह पे, क्योंकि उसको पता है कि अगर वहां बिठाया तो फिल्म कंप्लीट ही नहीं होगी कभी। इसीलिए वो ऐसे असिस्टेंट डायरेक्टर्स या एडवर्टाइजमेंट से किसी आदमी को लाता है जो बहुत ऑलरेडी नॉलेजेबल है, और फिर उसको बिठाता है और उसको पहली मौका देता है कि लो तुम बना लो फिल्म। इसमें भी नेपोटिज्म है। आयन मुखर्जी इज एन एग्जांपल। नेपोटिज्म ऐसा नहीं है, आयन मुखर्जी इज अ वेरी कैपेबल डायरेक्टर। नेपोटिज्म इसमें है कि तुमने उसको जल्दी से मौका दे दिया, उसको इजी हुआ वो मौका मिलने में। एनीवे, बाकी डायरेक्टर्स पे आ जाते हैं। मैं काफी सारे एग्जांपल एकदम रेडी करके लाया हूँ। अच्छा, ये जो शकुन बत्रा है, शकुन बत्रा इज अ वेरी गुड डायरेक्टर, वेरी गुड डायरेक्टर। मतलब कपूर एंड सन्स आप देख लीजिए, उससे पहले उसने एक्सेल एंटरटेनमेंट की सारी फिल्में में असिस्टेंट डायरेक्टर थे, बड़ी बड़ी फिल्मों में, डॉन 2 से लेके उसके पहले भी उन्होंने काम किया। अभिषेक वर्मन जिन्होंने कलंक बनाई है, 2 स्टेट्स बनाई, उससे पहले वो आशुतोष गोवारिकर के साथ जोधा अकबर में काम कर चुके हैं। इतनी बड़ी मैग्नम ऑपस फिल्म तब बनी थी जब वीएफएक्स इतना कुछ था भी नहीं, तभी उन्होंने उसमें काम कर लिया। तो ये आप कोई भी धर्मा का किसी भी, इवन हंसी तो फंसी का जो डायरेक्टर है वो एडवर्टाइजिंग फिल्म के, मतलब उन काफी सारा काम किया हुआ है उन्होंने एडवर्टाइजिंग में, काफी सारा। और जो एडवर्टाइजिंग के डायरेक्टर है वो सबसे बेस्ट होता है। इसका एग्जाम्पल, बिगेस्ट एग्जाम्पल है राजकुमार हिरानी और नितेश तिवारी, जिन्होंने दंगल और छिछोरे बनाई है। क्योंकि वो लोग का मतलब एकदम, उनको 10 सेकंड के अंदर कहना होता है ना जो बात, तो उनके बहुत प्रिसाइज होता है। तो हंसी तो फंसी के डायरेक्टर भी एड फिल्म के हैं, और उसमें भी फैंटम फिल्म था, इसीलिए उनको मौका मिला। जितने भी उन्होंने, वो कहते हैं ना कि डायरेक्टर्स को हमने काफी सारे न्यू कमर्स को चांस दिया, वो न्यू कमर्स नहीं, वो ऑलरेडी बड़े बड़े फिल्मों के एडीज रह चुके हैं, चीफ एडीज रह चुके हैं। और या तो वो लोग एडवर्टाइजमेंट में काफी साल काम करते थे, उनका बहुत सारा खुद का प्रोडक्शन कंपनी है, उसको पहली फीचर फिल्म बनाने दिया है। लेकिन दे आर ऑलरेडी एक्सपीरियंस पीपल, दे आर नॉट न्यू कमर्स। कोई भी ऐसा आप नहीं दिखा पाएंगे जो धर्मा में ही रहा पहले से, उसने करण जौहर से ही सीखा और फिर उसको फिल्म मिला। और ऐसा एक ही आदमी है, तरुण मनसुखानी, जिसने ड्राइव बनाई थी और सुशांत का करियर और डुबोया था। और उसने गोडी तेरे प्यार में भी बनाई थी, उसी ने बनाई थी। या क्या पुनीत मल्होत्रा ना कौन, वो ही लोग थे जो धर्मा के अंदर ही बह के, मतलब रह के जो टैलेंट ग्रो किया है, उनका टैलेंट वैसा ही है। गोरी तेरे प्यार में वही सब निकलता है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, यही सब निकलता है उनके हाथ से। तो आप समझ लीजिए। और बाकी जो क्वालिटी फिल्म्स निकली है, कपूर एंड सन्स हो गया या जो भी हो गया, वो सब मतलब ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, या तो वो लोग किसी बड़े डायरेक्टर के असिस्टेंट रह चुके हैं या एडवर्टाइजमेंट में काम कर रहे थे, उनको मौका मिला। और ये लंच बॉक्स तो करण जौहर मतलब एसोसिएटेड हुए थे, उन्होंने ये रितेश बत्रा को चांस नहीं दिया है, उन्होंने, वो बाद में एसोसिएटेड हुए। उस फिल्म के काफी सारे लोग उसमें एसोसिएटेड है, उसमें फैंटम इनिशियली से एसोसिएटेड है, फैंटम फिल्म से एक्चुअली एसोसिएटेड है। फिर ये विकी कौशल को अभी उन्होंने अपने कैंप में घुसाया। विकी कौशल जब डेब्यू किया, इतने बड़े एक्टर है, सब लोग बोल रहे, तो पहला काम क्या उन्होंने दिया था, उनकी पहली फिल्म थी मसान, फिर आए रमन राघव, फिर आई जुबान, ये सारी फिल्म वो कर चुके थे। फिर ये जो मेघना गुलजार की राजी फिल्म भी है, उसमें धर्मा प्रोडक्शन लेटर पार्ट में आगे उसने कोलैबोरेट किया, पहले तो दूसरे प्रोडक्शन थे, जंगली पिक्चर्स बोल के जो है, वो एक्चुअली दे आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ दैट फिल्म। बाद में वो एसोसिएटेड हुए, और जब एक बार वो हिट हो गए, उनकी संजू आई, राजी आई 2018 के बाद, फिर विकी कौशल को उन्होंने अपने कैंप में बुला लिया और तख्त साइन करवाई। कभी भी वो कभी किसी से तब तक वो एसोसिएट नहीं होते, क्योंकि विकी कौशल अभी क्या ब्रांड बन गया ना अभी, इसीलिए उसको लव स्टोरीज में लिया कि चलो अभी ब्रांड बन गया लड़का, अभी इसको लेंगे।
जब तक वो ब्रांड नहीं बनेगा या वो कुछ कर नहीं लेता, जब तक मिस्टर जौहर को उनसे फायदा नहीं होता, तब तक वो कभी भी किसी को भी नहीं लेंगे अपनी फिल्म में, एसोसिएटेड नहीं होंगे। और मैं आपको आज के दिन बता देता हूँ, आप लिख लीजिए, काफ़ी सारी साउथ इंडियन फिल्म जो है वो पैन इंडिया रिलीज होने वाली है। जैसे अल्लू अर्जुन की पुष्पा है, फिर प्रभास की जान बोल की फिल्म आ रही है। इसके बाद महेश बाबू ने भी कहा है कि मैंने मैंने मेरे को भी पैन इंडिया फिल्म करना है। उनको बहुत अच्छे से पता है करण जौहर को कि टेलीविजन के जरिए, ये जो सोनी जी इन सब के जरिए साउथ की फिल्में जो है हिंदी डब में काफी चली, और इससे सबसे ज्यादा चला है तेलुगु फिल्म। और अभी लोग तेलुगु फिल्म के हीरोज डायरेक्टर्स को नाम से जानते हैं नॉर्थ इंडिया में भी। ये जो बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स जब आएंगे रिलीज होते टाइम, तब इनमें से 1 से 2 में वो एसोसिएटेड डेफिनेटली होंगे। अब मैं गारंटी देता हूँ। क्रिएटिवली पहले स्टेज से वो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन रिप्रेजेंटर जरूर बनेंगे और बन के करोड़ों वहां से कमाएंगे। मैं आपको लिख के देता हूँ। और अगर ये लोगों में से कोई उनसे एसोसिएट नहीं होता, वो फिल्म को मतलब मैं पब्लिसिटी करने नहीं देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन होने नहीं देंगे, ऐसा इंटरनल पॉलिटिक्स करके भगाएंगे बॉलीवुड से। मैं ये भी लिख के देता हूँ, क्योंकि इसका एग्जाम्पल भी है। ASN जो फिल्म आई थी रक्षित शेट्टी की, अवनेश्री नारायणन, वो फिल्म इतनी अच्छी थी, लेकिन वो लोग इसी के साथ, इतने बड़े लोगों के साथ एसोसिएटेड नहीं हुए, इसीलिए उस फिल्म को हिंदी में रिलीज ही नहीं करने दिया उन्होंने। समझ रहे ना आप? तो ये है इनका पूरा एक, जिसको मुझे समझाने में इतना टाइम लगा, क्योंकि मैं डिटेल में हर एक टॉपिक में बात कर रहा था। कहाँ नेपोटिज्म है? ये नेपोटिज्म नहीं है, ये उनका ये एक नेचर है, फायदा उठाने का नेचर है। ही इज द बिगेस्ट पैरासाइट। उनको पैरासाइट फिल्म देखनी चाहिए, जो साउथ कोरियन फिल्म है। शायद उनको मतलब अपना रिफ्लेक्शन दिखता है। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को शेयर कीजिए मैक्सिमम, क्योंकि ये बात सबको मतलब सब तक पहुंचनी चाहिए। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये उनके करियर ग्राफ से ही आपको पता चल जाएगा। उनके इंटेंशन, उनके इंटरव्यूज आप देखिए, उनको जस्ट स्टडी कीजिए आप। स्टडी द पर्सन्स वर्क्स। अगर उनके काम को आप स्टडी करेंगे तो उनका काम, उनके मतलब जबान से, वो जो टॉक शो पे आके तो कुछ भी बोल सकता है। और उनका टॉक शो कौन देखता है? उनका टॉक शो मैं तो नहीं देखता। मैं बस क्लिप्स जो आ जाता है, जो वायरल होता है, वो देखता हूँ। कभी बैठ के देखा नहीं है। एक स्टार्स को बार बार बुला के सब गॉस किसके चड्डी की कलर क्या है, क्या ये सब बेकार फालतू चीज है। तो आप उनके काम के ग्राफ को स्टडी कीजिए। एक बार आप उनके काम के ग्राफ को स्टडी कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। सो दैट वाज इट। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, क्योंकि सुशांत के डेथ को ना मैं ले नहीं पाया। मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरा बड़ा भाई मरा, मतलब क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत जो है ना, वो अकेले नहीं मरा, उसके साथ वो करोड़ों सपने मरे हैं। जो लोग मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होते हैं और सोचते हैं कि मेरे को भी एक दिन वो फिल्मों में जाना है। ही वॉज अ ब्रिलियंट माइंड। अभी काफी सारी चीजें बाहर आ रही है। जैसे वो बहुत ही नॉलेजेबल थे रिगार्डिंग साइंस एंड एवरीथिंग। और मतलब क्या बताऊं, मतलब ये लोगों को अभी समझना होगा कि why these people do what they do। इसके पीछे का इंटेंशन समझना होगा। जस्ट फिल्में देखूंगा, एंटरटेन होऊंगा और गलत रीजन के लिए कोई आदमी सुसाइड करेगा, ये बंद कीजिए आप लोग। आप ही कर सकते हैं। दर्शक सबसे ऊपर है, हमारा कलेक्टिव इंटेलिजेंस इन सबसे ज्यादा है। हम चाहे ना तो इनको धूल चटा सकते हैं, लेकिन वो धूल चटाना आप ही को होगा। समझे? थैंक यू सो मच।